सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। विचित्र हालात है अपने देश में। कई ऐसे मुद्दे अचानक तैरने लगे हैं। सिर्फ तैरने ही नहीं लगे हैं बल्कि उसे भांति भांति प्रकार से सियासत का हथियार बनाकर तूल देने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। कहीं इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या भागवत या किसी भी तरह का धार्मिक कथा वाचन केवल एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, या फिर जो व्यवस्था बराबरी की बात करता है उसमें हर जाति धर्म के लोगों को ऐसा करने का अधिकार है। विवाद उठा उत्तर प्रदेश के इटावा से और आज पूरा देश इस बात पर घंटों बहस कर रहा है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि वर्ण का निर्धारण कर्म से होगा या जन्म से। बहस इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या सनातन आज संविधान से ऊपर है। जिसको जितना ज्ञान है वह अपनी ज्ञान की गंगा अपने अपने तरीके से उड़ेलने में जुटा है। और इन चर्चाओं के बीच इन मुद्दों को सियासी मकसद साधने की भी भरपूर पटकथा लिखी जा रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी आपने सुना होगा कि अब संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का औचित्य का निर्धारण कर उसे हटाया जाना चाहिए। दरअसल आज बढ़ती महंगाई को लेकर उतार चढ़ाव का आंकड़ा पेश करने की औपचारिकता का दौर है। रोजगार के नए अवसर देने के लिए बैंकों का दरवाजा खोलने का दौर है। व्यवस्था की तमाम खामियों को ढकने के लिए ऐसे मुद्दों को बाजार में उछालने का दौर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दृष्टांत निर्मल लेकर आया हूं आपके लिए मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, दरअसल आज कुछ ऐसे व्यवस्था में तैर रहे हैं जिसको सोचने और समझने की निहायत ही आवश्यकता है। एक कालखंड ऐसा चल रहा है जिसमें सनातन को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। खास तौर पर मौजूदा सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी या उनके घटक दल सनातन धर्म की आवाज बुलंद करने में जुटे हैं। और इन सबके बीच एक बयान ऐसा आया कि विपक्षी दलों की ओर से कि मौजूदा मोदी सरकार संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति को देश का संविधान बनाना चाहती है। भला ऐसा बयान आए और इस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का कोई औचित्य नहीं है। बयान तो बयान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान का खुलकर समर्थन कर दिया। बाकी काम पूरा कर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और फिर मामले को तूल देने में लग गई पूरी मीडिया। चर्चा का कुछ इस तरह से स्वांग रचा गया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तानाशाही से इस पूरे मामले को जोड़ दिया गया। प्रस्तावना में बगैर किसी चर्चा के इन दोनों शब्दों को जोड़ने का आरोप लगा दिया गया। तमाम तरह के सवाल विशेषज्ञों के पैनल में चर्चा को धार देने में जुट गया। दरअसल अगर पश्चिम बंगाल में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप का मामला सामने नहीं आता तो अब इन मुद्दों पर चर्चा और सुनने को मिलता। किसी ने कहा था कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और वाकई हमारे देश के मुद्दों की पोस्टमार्टम इस तरह से की जाती है कि बात को न केवल निकालने की होड़ होती है बल्कि उसके तह तक जाने के हर रास्ते तलाशे जाते हैं। इसमें किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, एक मकसद से यह पूरा मामला सामने लाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था, लेकिन देश की आपातकाल का वो दौर रहा जिसे हम इंदिरा काल कह सकते हैं, ये भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को लेकर पहले से ही आक्रामक रही है। इस बार भी मोदी कैबिनेट ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसके पहले भी ऐसा ही होता रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी संविधान लेकर देश को बचाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल राहुल गांधी को ये याद दिलाते हैं कि उनकी दादी का जो कार्यकाल था इंदिरा गांधी का, और जो आपातकाल का दंश देश ने झेला था, उस वक्त को सबके सामने लाने की कोशिश होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो सियासी जंग है, ये सा और मात का खेल है,
इसलिए अपने अपने तरीके से सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल अपनी परिभाषा गढ़ने की कोशिश करते हैं। इंदिरा पर प्रहार हुआ तो कांग्रेस समेत तमाम इंडिया ब्लॉक के दल जो थे मोदी कार्यकाल को अघोषित आपातकाल साबित करने के लिए तर्कों का जखीरा लेकर मैदान में उतर आए। मुद्दों के ढेर पर चाहे इटावा कथावाचक केंद्र हो या फिर देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से, या फिर बात इस बात को लेकर कि सनातन की क्या परिभाषा है। बिहार के विधानसभा चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव तक उसे दौड़ाने की भरपूर कोशिश बखूबी हो रही है। मीडिया को भी अब पत्रकार मोदी और गोदी मीडिया के रूप में परिभाषित कर अपने अपने तर्क रख रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इन मुद्दों के ढेर से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी या फिर किसानों की समस्या एक छोटे से कोने में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर बिहार में लगातार गिरते हुए पुल, बिहार में रोजगार के लिए युवाओं का दूसरे राज्यों में लगातार पलायन, तमाम मुद्दे, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ये इक्के दुक्के ऐसे मामले हैं जो चर्चा में नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुद्दों के केंद्र में नजर आते हों। मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर ऐसे मुद्दों को लेकर कोई संकल्प जनता के बीच रखे तो इससे नुकसान क्या है। जनता को धर्म, जाति या ऐसे मुद्दों में अटकाकर भटकाकर इन प्रकार जनमत हासिल कर लेना, हमें लगता है कि सारे सत्ता पक्ष या विपक्षी जो दल हैं उनका एकमात्र मकसद बन चुका है और इन सब के बीच जनता ठगी हुई महसूस करती है। इसके पहले भी कहा था कि कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ वो निंदनीय है, लेकिन कथावाचक को भी अपनी जात छुपाने की जरूरत क्या थी, ये मेरे समझ से परे है। विद्वता किसी जाति या वर्ण का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। जिसे जो रुचे, जिसमें जिसकी विशेषज्ञता हो, वो उसे करने के लिए उन्मुक्त है। आजाद भारत की संभवतः यही परिकल्पना है। तभी समाज के ये ठाट की शुरुआत हो जाएगी और जाति विहीन, वर्ण विहीन व्यवस्था के जरिए समाज में एक उच्च सोच विकसित हो पाएगा। और समाज जब विकसित होगा तो जाहिर सी बात है वो राज्य विकसित होगा, और राज्य जब विकसित होगा तो देश सशक्त बनेगा। दोस्तों, राम राज्य को आज हम क्यों आदर्श मानते हैं, जानते हैं? उस कालखंड के लिए यह अवधारणा रही थी कि राम राज्य में हिंसक और अहिंसक पशु एक ही घाट पर पानी पीते थे, यानी सब तरफ बराबरी का एक माहौल हुआ करता था। आज कलयुग की ओर जब हम बढ़ते हैं तो फिर इंसान इंसान के खून का प्यासा है। अपराध की कड़ियों में इसे आज साफ तौर पर देखा जा सकता है। समाज में घटित ये आपराधिक वारदात किस तरह से विभत्स तस्वीर पेश करते हैं। हमारा संविधान भी राम राज्य की परिकल्पना का ही हिस्सा है। हमारे अधिकार हमें हर वो चीज करने की आजादी देते हैं जिसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो, लेकिन व्यवस्था के सौदागरों को भला इससे क्या लेना देना। जब से खुद संभाला हूं ऐसा ही देख रहा हूं, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। चलिए, कम से कम हम ये सकारात्मक सोच लेकर कुछ पहल तो कर ही सकते हैं, और संभवतः यही वजह है कि मैं ऐसे मुद्दों को लेकर आपके बीच लाने की कोशिश करता हूं। हालांकि अफसोस ये होता है कि अब लोगों को पीठ पत्रकारिता ही ज्यादा पसंद आती है, हकीकत की बात लोगों को कम पसंद आती है। वरना आपका लाइक और शेयर हमारे वीडियो पर निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। हमने आज तक जो भी बात कही दृष्टांत न्यूज के इस कार्यक्रम में, मुद्दे की बात राजन के साथ में, अक्षरशः वो सही रहा है। एक बार आप पिछले हमारे वीडियो को देख लेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पत्रकारिता के दौर में लोगों की मानसिकता को उसी ओर मोड़ दिया गया है। उम्मीद है हमारा जो संदेश है आप तक इस वीडियो के जरिए पहुंच रहा होगा, और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि एक दिन जरूर आएगा जब लोग हमें सुनेंगे, दृष्टांत न्यूज को सुनेंगे, क्योंकि हम जमीनी बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं। पीठ पत्रकारिता का कोई स्थान हमारे लिए नहीं है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इस पर कम से कम लाइक और अपना शेयर जरूर दें, और अपने करीबियों को भी भेजें, क्योंकि ये छोटी सी पहल समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। सियासतदान तो सियासत करेंगे ही, सजग होने की आवश्यकता तो हमको और आपको है। अगर आपको दृष्टांत न्यूज से जुड़ना है तो निश्चित तौर पर आप इसे सब्सक्राइब भी करें। हमने बार बार कहा है कि हम ना डरते हैं ना झुकते हैं।
नमस्कार।